एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फ़रीद खान आपका स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया लेवल पर इस्लामिक धर्म के मानने वालों लोगों के लिए एक संस्था चलती है, ऑल इंडिया उलेमा मशाइख बोर्ड। बोर्ड का मकसद हम जानेंगे, साथ ही हमारे साथ एक इस्लामिक धर्म के एक बहुत ही बड़े धर्मगुरु हज़रत मोहम्मद सैयद अशरफ असरफी साहब मौजूद हैं, जो देश के साथ दुनिया में एक मिशन लेकर चल रहे हैं। साथ ही जो वर्तमान के जो हालात चल रहे हैं उसके विषय में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। देश के हालात और दुनिया के हालात और इस्लाम में किन किन चीज़ों की जो बताया गया है, जो बातें कही गई है और कहाँ तक उस बात को अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसको लेकर हम हज़रत से बात करेंगे। हज़रत, सबसे पहले तो एमएमएस न्यूज़ 24 में आपका हम स्वागत करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हज़रत, जो मेरा सवाल है कि जो आपका बोर्ड है उसका मकसद थोड़ा बताएं। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मकसद है मुसलमानों में तालीम की बेदारी पैदा करना, मोहब्बत की तालीम देना। और चूँकि यह मुल्क सूफ़ी संतों का मुल्क है और उनकी विचारधारा को इस मुल्क में अहमियत दी जाती है, तो बोर्ड ने इस बात का भी अज़्म किया है कि तमाम सूफियाए किराम ने जो तालीमात दी हैं उन तालीमात को जन जन तक पहुँचाना, सूफ़िज़म क्या है उसके बारे में लोगों को बताना। तो ये भी हमारे ऑब्जेक्ट्स में से एक है। और मेन ये है कि तालीमी बेदारी पैदा करना, कि तालीम की तरफ लोग रुझान पैदा करें, क्योंकि मानना यह है हमारा कि इल्म से ही हालात बदलते हैं। अगर अपने हालात बदलने हैं, मुल्क के हों या गांव के हों, शहर के हों, ज़िले के हों या स्टेट के या अपने घर के, हालात तभी बदलेंगे जब एक एक फ़र्द तालीम याफ्ता हो जाए। तो फिर वही मुल्क, वही घर तालीम याफ्ता होने के बाद तरक्की याफ्ता कहलाता है। अच्छा, जैसे जो सूफीज़्म और जो आध्यात्म का जो विषय होता है, लेकिन कई बार देखा है कि चाहे कोई भी मंदिर हो या दरगाह हो या कोई भी उलेमा हो, या अलग अलग तरीके से यहाँ पर लोग निशान लगाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं। जैसे अभी गरीब नवाज का देखें यहाँ पर, या कई ऐसी जगह आती है। आप तो दुनिया के कई देशों में, कई मुल्कों में घूमे हैं और वहाँ पर आपने एक इंसानियत का पैगाम दिया है। तो जो लोग ये जो बांटने की या इस तरीके की जो बात करते हैं, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? वो चंद लोग हैं, आवाम नहीं। हर हिंदुस्तानी अध्यात्म में विश्वास रखता है, उसकी आस्था है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर बुज़ुर्गों से आस्था रखने वाली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हम ये कहेंगे कि मेजॉरिटी में है, और ये बहुत ही छोटी सी तादाद है जिनको हम माइनॉरिटी भी नहीं कह सकते। एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जो सियासी प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है, और जो रेगुलेट होता है सियासत से, वही इस तरह की बातें करते हैं और जिससे मुल्क के भी हालात ख़राब होते हैं और सोसाइटी के भी हालात ख़राब होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने हर हिंदुस्तानी भाइयों से ये कहूँगा कि आप ऐसे लोगों से होशियार रहें जो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए हमारे दरमियान में जहर घोल रहे हैं। हमारी पहचान भाईचारे की है, हमारी पहचान गंगा जमनी तहज़ीब की है, हमारी पहचान आध्यात्म की है। तो हम अपनी इस पहचान को इन चंद लोगों के सियासी मफाद के चक्कर में, मैं नहीं समझता हूँ कि इस इतनी बड़ी धरोहर को हम किसी भी हालत में अपने हाथों से जाने दें। तो होशियार रहें ऐसे लोगों से जो इस धरोहर को हमारे हाथों से छीनना चाहते हैं। हमें मिलकर इस धरोहर को बचाना होगा और ऐसे नफ़रती लोगों को अपने समाज से निकाल के बाहर करना होगा। सूफ़ी फोरम भी आप चलाते हैं और पीएम साहब से भी आपकी कई बार मुलाकात हुई, ये दुनिया ने देखा। और सबसे पहले जो अल्पसंख्यकों का एक जो ग्रुप था, वो आपके नेतृत्व में ही पीएम से मुलाकात की। तो आपकी जो हालात होते हैं, इस विषय में आपकी पीएम से या गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई या बात ही हुई आपकी? मैं जब भी कभी मिला हूँ
तो सूफ़िज़्म के जो ताल्लुक़ से जो ज़रूरतें हैं यहाँ दरगाहों की या सूफ़ी सर्किट या सूफ़ी कॉरिडोर, सूफ़ी लाइब्रेरी, तो जब भी मैं मिला हूँ तो इसी तरह के मामलात के ताल्लुक़ से मैं मिला हूँ। सियासी तौर पर कोई भी मेरी कोई गुफ्तगू नहीं और ना मेरा सियासत से कोई लेना देना है। तो मैं जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो मेरी फ़ील्ड है, और उसी फील्ड के ताल्लुक़ से मैंने वहाँ पे जब भी मिला तो बात किया। जैसे कि दरगाह अजमेर शरीफ कि वहाँ चादर जाती तो पॉलिटिकल लोग लेके जाते थे, तो मैंने ये कहा कि ये एक स्पिरिचुअल सेरेमनी है, तो इस चीज़ को स्पिरिचुअल लोग ही अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसको एक्सेप्ट किया गया। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि ये चादर जो गई है उसमें 100% पॉलिटिकल लोग नहीं थे, उसमें सूफ़ी लोग भी थे जिनकी नुमाइंदगी में, जिनको उन्होंने हम लोगों ने रिसीव किया। और गरीब नवाज़ में वो चादर पीएम की जो जाती है हर साल, इस बार सूफ़ियों के ज़रिए पेश की गई। जी जी बिल्कुल, वो देखा। मेरा एक सवाल ये था कि आजकल जो युवा है, सोशल मीडिया का युग है, देर रात तक जगना और देर सुबह तक, दोपहर तक उठना, ऐसे में युवा का जो भटकाव है वो आपकी उम्र, आपका तजुर्बा, सब कुछ आपने देखा है। क्या मैसेज दे देंगे आप युवाओं के लिए? देखिए, गलत नशा हमेशा सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है और सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाता है, घर को भी नुकसान पहुंचाता है और पड़ोसी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आज के दिन में जो मोबाइल है, इसको एक बैड नशे की तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं यूथ। उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं, उनके मेंटल अप्रोच के लिए भी अच्छा नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंटरटेनमेंट का एक पीरियड होता है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए इंटरटेनमेंट नहीं होता। उन्हें वही ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होगा। तो अपने फ्यूचर के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए उनको तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि इंटरटेनमेंट की तरफ। तो सोशल मीडिया बहुत सी एंगल से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जहाँ इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमने मोबाइल उठाया है तो एक बेहतरीन वर्क करता है वो। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी के तौर पर उसको यूज़ करेंगे तो इसके भी बड़े सोर्सेज उसके अंदर मौजूद हैं। तो बेसिकली मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच में है। हम उस मोबाइल से किस चीज़ को लेना चाहते हैं, सब कुछ उसके अंदर है, लेने का फ़र्क है। तो मैं हर यूथ से कहूँगा कि अपने बेहतर फ्यूचर की चीज़ें जो आपको उस मोबाइल से मिलती है वो आप लें, और उसके भी देखने का भी एक टाइम बनाएं। हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, तो उसके पाबंद होते हुए आप चलें। सुबह उठना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग भी तरोताज़ा होता है। अगर आप ज़्यादा रात तक जगेंगे तो अल्टीमेटली आप ज़्यादा दिन तक सोएंगे, आपको नींद पूरी करनी, उसमें आपका क्लास भी छूटेगा। यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो वहाँ बंक हो रहा है तो आप लॉस में हैं। तो मैक्सिमम आप 11-12 बजे तक अगर अपना काम करके आप सो जाते हैं तो आपकी नींद भी पूरी हो जाती है और आपको क्लास भी नहीं छूटेगी। आप यूनिवर्सिटी में भी मौजूद होंगे, अपने स्कूल में भी मौजूद होंगे, और सेहतमंद है अगर है तो ये सब काम करने में आपको आसानी होगी। सेहत बिगड़ जाएगी तो फिर आप अपना फ्यूचर क्या, अपना शरीर ही नहीं बना पाएंगे तो फिर फ्यूचर क्या बनाएंगे। अच्छा, जैसे अभी आपके बयान सुने मैंने, तो वहाँ पर आपने जिक्र किया कि दीन मतलब कुरान को समझें और उसके साथ दुनिया को भी देखें। तो आप चैनल के माध्यम से लोगों को किस तरीके से थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा बताएं। देखिए, मेरा ये कहना है कि कुरान नॉलेज का वो सोर्स है। आप अपनी सलाहियत के मुताबिक जब कुरान को पढ़ेंगे तो वो ऐसा नॉलेज का सोर्स है कि आपको आंसर देता है। लेकिन जो ये धारणा बन गई कि कुरान का ताल्लुक़ सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से है, और मुस्लिम कम्युनिटी में भी वो लोग जो मौलाना कहलाते हैं सिर्फ उनसे है, ये धारणा गलत है। मुसलमान कुरान पूरा ह्यूमैनिटी के लिए है, और जिन्हें भी नॉलेज का गेन करने का शौक़ है उनके लिए बेस्ट बुक है जिसका नाम कुरान है। उसको पढ़ने और समझने के लिए भी अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा। एक नॉलेज लेके जब आप उसे आप पढ़ेंगे तो आपको कुरान पढ़ने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा और उसको देखने का नज़रिया बदल जाएगा।
वो पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी और उस कम्युनिटी के अंदर पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। तो उसको हमें उसी एंगल से देखना होगा, और जब हम इस एंगल से देखेंगे तो कुरान हर सवाल का जवाब देता हुआ नज़र आएगा। ये हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब अशरफी हैं, जिन्होंने दुनिया के साथ साथ जो मुस्लिमों को किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहिए, साथ ही पूरी दुनिया के युवाओं के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है, किस तरीके की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अन्य चीज़ों के लिए उन्हें तैयारियां करना चाहिए। ये हमारे साथ बुज़ुर्ग हस्ती मौजूद रही। मेरे साथी ज़ेश शेख के साथ में फरीद खान।